तो सबसे पहली जो हमारी यहाँ पर टिप्स आने वाली है वो आपका जो CFM का सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको जो CA का पोर्शन है और जो यहाँ पे FM का पोर्शन है, इसको आपको मिलाना नहीं है, इसको आपको सेपरेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा CA का पोर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैवी हो जाता है, और जो हमारा यहाँ पे FM का पोर्शन आ रखा है, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला सपोर्टिव हो जाता है कि आपको इसमें फॉर्मूला समझने पड़ेंगे, उनका डेरिवेशन उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द FM प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व द FM पार्ट विदाउट द फॉर्मूलाज, बट ये आपको वो समझना पड़ेगा, तभी आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो पाएंगे सॉल्व। कि जो हैवी चीज़ें हैं ना, जो एकदम फेमिलियर सी हैवी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा शेयर्स का पोर्शन एंड डिबेंचर्स का पोर्शन हो गया, कैश फ्लो का पोर्शन हो गया, कंसोलिडेशन का पोर्शन हो गया, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आप अपने 12th में या फिर BCom में या BBA, मेरे ख्याल से BBA में भी चीज़ें हैंगी, तो आप वहाँ पर चीज़ों को पढ़कर आते हो। एंड मैं सच बताऊँ तो ये वाले जो पोर्शन है ना, ये जो हमारा CS का सिलेबस है, उसमें शुरुआत में जो चीज़ें दे रखी हैं वो एकदम नॉर्मल है, जैसे कि आपने अपने 12th में या फिर अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ी होंगी, सो यू कैन रिफर टू दैट। एंड अगर आप अपने CA के पोर्शन में ये चीज़ें शुरुआत करते हो ना, जैसे मतलब 3-4 चीज़ें हैं जिनका नाम यहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो ये वाली चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा एकदम किक स्टार्ट दे देती हैं। क्यों? क्योंकि आप इनसे फैमिलियर भी हो, आपको चीज़ें पता भी हैं। एंड जब मैंने ये चीज़ें शुरू करी थी ना अपनी, देन आई वाज थैंकफुल फॉर माय अकाउंट्स टीचर, जो मेरे 12th क्लास में मुझे पढ़ाया करते थे, कि उन्होंने एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखा था मेरे को इवन टीचर की लेक्चर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जितने मेरे थे। क्योंकि जो CFM का पोर्शन है ना, इसमें लो की कटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आंसर भी ढंग से लिखा हुआ है ना तुमने, तो जो फॉर्मेट वाला पोर्शन है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखानी होती हैं, तो वहाँ पर नंबर कट जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। अगर आप इन पे काम कर लेते हो ना कि आपकी कटिंग कम से कम हो, जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, और आपको प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपने नरेशंस लिख रखी हैं, आपने वर्किंग नोट्स लिख रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही चीज़ें मतलब अपनी अंदर हैबिट में डेवलप करनी है, कि मैं भाई नरेशन लिख कर जाऊँगा। जैसे हम शेयर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल एंट्री वाला, तो मैंने काउंटलेस बच्चे देखे हैं ऐसे भाई, जो जनरल एंट्री में नरेशन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते भाई? नरेशन इज द की। इसी से तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनेगी एंड इसी से तुम्हें नंबर मिलेंगे। और नरेशन भी बहुत आसान होती है। लाइक जो चीज़ें तुमने एंट्री में लिखी है ना, तुम्हें बस वही सेम की सेम चीज़ें उतारनी है। अगर तुम्हारा दिमाग भी नहीं चल रहा, बस शुरुआत में आपको बीइंग लगा देना है, हो गई आपकी नरेशन। आपको इसकी हैबिट यहीं पे डालनी पड़ेगी। आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ग्रांटेड में नहीं लेना। जैसे आपका GIGL, SBL एंड CLO वाला सब्जेक्ट है, ये अगर आप एक वीक का भी गैप दे देते हो ना, तो भी आप इसको डील आउट कर सकते हो। लेकिन आपने अगर यहाँ पर CFM में 2-3 दिन का गैप दे दिया, तो आपको फ्लो बनाने में ही कम से कम ये मान लो कि बहुत टाइम लग जाना है आपका। सच में फ्लो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका यहाँ पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना स्किप मत करना कोई भी पोर्शन, कोई भी डे इसका। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो, मैं आपको दोनों में रिकमेंड करूंगा कि आपका एटलीस्ट 1 महीने पहले, एंड दैट इज टू से एंड ऑफ द अप्रैल एंड मिड ऑफ द नवंबर, आपका इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए इसका, ताकि आप डेली प्रैक्टिस भी कर सको एंड रिविजन भी कर सको बाकी सब्जेक्ट्स का। जो हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ थिंग्स है ना, इट्स लाइक बूम। अगर आप यहाँ पर अपना इंटरकनेक्शन रख लेते हो ना चीज़ों से, जैसे हमारा जो शेयर्स वाला पोर्शन है, ठीक है, एंड जो डिवेंचर्स वाला पोर्शन है, वो आपको कंपनी लॉ में भी देखने को मिलेगा। एंड जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डिविडेंड डिसीजन वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर कंपनी लॉ एंड CFM में दोनों में देखने को मिलेंगी। ऑल तो उनका जो मतलब अप्रोच है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल आप उनको इंटरकनेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पर ये लिमिट दे रखी है, तो इसका असर यहाँ पर किस तरह से पड़ेगा, आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। एंड जो हमारा बोनस शेयर्स वाला पोर्शन हो गया एंड हमारा राइट इशू वाला पोर्शन हो गया, CRR DRR, ये सब भी हमारे कंपनी लॉ एंड CMSL दोनों में चीज़ें दे रखी होती हैं। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सिनर्जी इफेक्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मैंने अपने कंपनी लॉ के वीडियो में भी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई किस तरह से आप CFM में अच्छे से मतलब सिनर्जी इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने हर किसी से सुना होगा भाई, हर किसी से सुना होगा, हर कोई बच्चा आपको ये बता देगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपना मतलब ध्यान तो दो, कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अच्छे से चीज़ें देख पा रहे हो कि हाँ भाई, मेरे को ये वाला जो पोर्शन है शेयर्स का, डिवेंचर्स का, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन एंड हमारा FM में जो हमारा कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान तो दे रहे हो, बट डू नॉट लीव द रेस्ट।
आपको है ना कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को याद है मेरा जो दिसंबर 24 का टाइम था, उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो टीचर्स ने मेरे को बोला कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो ईवीए वाला क्वेश्चन है, ये बहुत रेयरली आता है, तो आप इसको मतलब कम ध्यान दे सकते हो इस पे, आप बस इसे देख लो एंड हो जाएगा आपका काम। बट मेरे अटेम्प्ट में वो ईवीए का क्वेश्चन 2-3 नंबर का आया था एंड मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके उसका फॉर्मूला लिख दिया जो मेरे को समझ में आया और उसका मेरे को नंबर मिला था एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू पास माय एग्जामिनेशन। I was on the right edge at that moment। थियरी का क्या करना है आपको, मैं सच बताऊं, थियरी इज द सेवियर। थियरी इज द रियल सेवियर जो आपको नैया पार कराने वाली है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी थियरी पे फोकस कर लेते हो ना, तो थियरी के क्वेश्चन मेरे ख्याल से 25-30 नंबर का थियरी का क्वेश्चन आता है। अगर 25-30 नहीं तो मेरे ख्याल से 15 नंबर का तो आता ही आता है एटलीस्ट थियरी का पोर्शन। ऑल तो मेरा जो अटेम्प्ट था दिसंबर 24 का, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था, जिसमें थियरी का जो पोर्शन था ना वो भी प्रैक्टिकल से आया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपका दिसंबर 24 का क्वेश्चन पेपर है ना, आप एग्जाम से पहले इसे सॉल्व करके जरूर जाना, क्योंकि इसमें आपको थियरी का पोर्शन है ना वो एकदम यूनिक देखने को मिलेगा। एंड मेरा पर्सनल मानना ये है कि भाई वो पेपर यूनिक था भी, क्योंकि उससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे जून 24 वगैरह के, उसमें बहुत ज़्यादा सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बट द CFM का पार्ट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन, एवरी स्टूडेंट। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है ना मॉड्यूल के, पहले आपको उन्हें सॉल्व करना है एंड उसके बाद आप अपने जो टीचर्स हैं उनके पास आ सकते हो, जो उनके मतलब डेली प्रैक्टिस जो PPT वगैरह होते हैं, DPP वगैरह होते हैं, वो सब वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं, आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आपका टाइम रह रहा है, अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कुछ और भी करना है एक्स्ट्रा, देन यू कैन गो टू ICAI मॉड्यूल्स। क्यों? क्योंकि ICAI मॉड्यूल के अगर आपने अनसॉल्व क्वेश्चन कर लिए ना, इवन इफ इट्स CFM और टैक्स, भाई आपको कोई नहीं हरा सकता। आप कितने ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएं, आप उन्हें सॉल्व करके आराम से सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि डो नॉट डिपेंड ऑन वन चैप्टर। क्यों? क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरा जो अटेम्प्ट था दिसंबर 24 का, मैं अपने डिविडेंड डिसीजन वाला जो चैप्टर हमारा FM का, उससे एकदम मास्टर करके गया था। मेरे को MM हाइपोथेसिस के हर क्वेश्चन के आंसर आते थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर से, और एग्जाम में जाकर मैं देखता हूँ कि भाई वो चैप्टर ही नहीं आया, उस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया। एंड अगर आया भी होगा तो वो और में होगा और मैंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, जहाँ तक मेरे को याद है। बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि MM जो हमारा क्या कहते हैं हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन है, वो हर अटेम्प्ट में देखा मैंने उससे पहले, बट उसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में नहीं आया। और मैं एक और मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि है कि आपको ना इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जो CFM का पेपर है ना, वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इवन टीचर्स कैन नॉट गैस, तो आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि टीचर्स की भी मतलब गैसिंग पावर लिमिटेड ही है ना, वो भी उतना ही गैस कर सकते हैं। एंड CFM में देयर आर काउंटलेस कॉम्बिनेशंस की किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपका CLOG, IGL, SPLL, CMSL एंड ECIPL वाला सब्जेक्ट है, जो हमारा टैक्स का पोर्शन है, एक तरह से वो भी अगर कुछ हद तक मैं देखूं तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि हाँ ये वाले जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा कोर हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन CFM का ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि उसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हो, तुम कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ भाई कि CFM में अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड EVA वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला भाई मेरे में आ गया था वो 2-3 नंबर का, एंड उसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 पार्ट होते हैं, तो इसी तरह से EVA वाले पोर्शन को अगर मैं अच्छे से कर जाता तो मैं 3-4 नंबर और स्कोर कर सकता था। बट रेस्ट इज हिस्ट्री। और मैं एक और बात कहूँ तो भाई जैसे मैंने बोला कि पेपर अनएक्सपेक्टेड ही आएगा और आपको डर लगेगा ही लगेगा। एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद भी आपको डर लगेगा ही लगेगा CFM में। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ इस तरह से है कि, और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे मैं CFM पेपर देने बैठा हूं तो हमारी जो क्लास है उसमें से 25 बच्चे बैठे होते थे, ठीक है, 25 बच्चों की सीट थी वो वहां पर, और मैं एकदम लास्ट में बैठा हुआ था अपनी फर्स्ट रो के। एंड मैं देखता हूँ कि उस दिन 3 पेपर में ना 25 में से 22, 23, 24 बंदे आ रखे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर वो वाला पेपर है उसमें
खास कर की मैं देख रहा हूँ कि भाई मुश्किल से 16-15 बच्चे हैं, ठीक है, जो 10 बच्चे हैं भाई वो छोड़ ही चुके हैं। एंड वहीं पर मैं देखता हूँ 2 घंटे बाद में अपने मतलब शीट से ऊपर नजर उठाकर देखता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी बच्चे ना मुश्किल से 8-10 बच्चे बचे हुए हैं, बाकी के बच्चे छोड़कर चले गए पेपर देखते ही। और 1 घंटा भी उन्हें मतलब हाथ पैर मारा एंड दे डू नॉट सर्वाइव, कि वो डूब गए उसमें। उसके बाद मैं मतलब पेपर में लग जाता हूँ, मैं आधे घंटे बाद देखता हूँ भाई 5 बच्चे बच रहे हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट जब मेरे हाथ से मतलब शीट शीट मतलब छूने, मैं बोल भी नहीं पा रहा इस मोमेंट पे, छिनने वाली थी मेरी शीट जिस मोमेंट पे, एकदम लास्ट मोमेंट हो गया था। और मेरा केओस इतना हो रखा था ना माइंड में एंड मोमेंट पे, मैं अभी भी स्टटर कर रहा हूँ वो चीज़ें याद करके, कि शेयर्स वाला क्वेश्चन था उसमें जो मतलब फोर फीचर था, वो मेरे को याद है कि सेकंड कॉल के पहले एंड फर्स्ट कॉल के बाद करना था, और मैंने दोनों कॉल मिला दी थी उस टाइम पे, एंड उसके बाद मैं फोर फीचर करने गया था। और मुझे याद आता है भाई फोर फीचर तो पहले करना था, मैंने वहाँ पर कटिंग करी है और मैं दोबारा से कर रहा हूँ वो क्वेश्चन शेयर्स का। मेरा मतलब 20 मिनट उस शेयर्स वाले क्वेश्चन में चला गया था, क्योंकि मेरे को पता है यही क्वेश्चन है जो मेरा दम बला कर देगा मेरे को। आपको इतना क्रिटिकल होना पड़ता है ना वहाँ पर एक एक मिनट में, कि रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर कितना टाइम डाल रहा हूँ और क्या रिवॉर्ड मिल सकता है मेरे को यहाँ पे। एफएम वाले पोर्शन में मैं एकदम होप हो चुका था, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। थियरी वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें सारी प्रैक्टिकल चीज़ें थी। एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाज द थिंग जो मेरे को पता था कि भाई शेयर्स वाला पोर्शन मेरे को पास कराने की दम रखता है। एंड सेम गोस फॉर डिबेंचर एंड ऑल ऑफ थिंग्स। और मैंने मतलब ट्राई किया अपना हार्डेस्ट, और जब मैं मतलब 3 घंटे बाद ऐसे सर उठाकर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई बस मेरे को मिलाकर 3 बच्चे बैठे हैं वहाँ। 25 में से 3 बच्चे, 25 में से सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए हैं एट द एंड मोमेंट सीएफएम के पेपर में। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी करो तो 100 में से 12 बच्चे होते हैं यहाँ पे, एंड 15% का यहाँ पे पासिंग रेट है। मतलब जनरली 15 होता है, अभी थोड़ा 18 के आसपास पहुंच चुका है। बट सोच कर देखो भाई ये बात, कि कंपटीशन कितना लो है, बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं वो कंपटीशन को, कि किस तरह का मतलब पेपर सेट किया हुआ है। और सीएफएम का पेपर इसलिए हार्ड होता है कि जो बच्चे ऐसे हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के आते हैं, तो उन्हें हटा दिया जाए पहले ही। और आपने भी देखा होगा कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि आप ब्लैंक हो जाते हो, एंड दैट इज अ मोमेंट जो डिसाइड करता है कि आप पास हो गया फेल हो गए। आपको लास्ट मोमेंट तक लिखते रहना है। क्यों कहते हैं सब लोग कि लास्ट मोमेंट तक लिखते रहो? क्योंकि देयर इज अ स्लाइट चांस कि अगर आप लिखते हो ना तो आप पास हो जाओगे, रेदर देन अगर आप नहीं लिखते और चले जाते हो तो आपको फेल होना ही होना है। आई वुड रिकमेंड कि भाई एंड मोमेंट तक बैठ के हाथ मारते रहो। मेरे साथ सेम चीज़ें सीएफएम में भी हुई हैं, टैक्स में भी हुई हैं, एंड अभी फिलहाल जो मैंने प्रोफेशनल के एग्जाम दिए हैं उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है कि हाँ मेरे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो मैं अपने प्रोफेशनल के वीडियोस में बताने वाला हूँ। बट स्टिल मैंने वहाँ पर बैठकर ट्राई किया, क्योंकि आई नो जो चीज़ मेरे को नहीं आ रही वो किसी को भी नहीं आ रही। मैं सीएफएम में यही सोचकर बैठा था भाई कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा ना वो शायद ही किसी बच्चे को आ रहा होगा। और इट वॉज फेनोमिनल। मैं घर पे बैठ के सीएफएम की तैयारी कर रहा था दोबारा, जनवरी के टाइम के आसपास, मेरे को याद है अभी भी। मैं अपने सर के पास गया था अकाउंट्स वाले की, सर मेरे को दोबारा पढ़ाओ, ये सब मुझे आ नहीं रहा है वगैरह वगैरह। और जब मैंने मतलब देखा ना कि भाई क्या नंबर आ रहे हैं, किस तरह का पासिंग परसेंटेज वगैरह है, आई लॉस्ट ऑल द होप। मेरे को लगा था भाई मैं कहाँ ही पास होऊंगा। मैंने सीएफएम ढंग से पढ़ा भी नहीं था उस टाइम पे, अगर मैं सच बताऊँ तो। मैंने अक्टूबर नवंबर के आसपास सीएफएम को शुरू किया था उठा के। बट भगवान मेरे साथ था, एंड मेरी जो फाइटिंग स्पिरिट थी उसने मेरा एंड टाइम तक सपोर्ट किया, और आई जस्ट पास्ड ऑन द एज। और यही बहुत सारी गलतियां हैं देखो जो मैं करके बैठा हूँ, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ना करो। तो प्रैक्टिस डेली, और सीएफएम को लाइटली मत लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट डुबा कर चला जाता है एंड यही सब्जेक्ट बचाकर भी लेकर आता है। और फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर हमेशा रखना। सायोनारा।